नमस्कार दोस्तों। भी है उसने मुझसे निवेदन किया कि उनकी पुत्री का कुंडली का विवेचना करें। तो उसी संदर्भ में हम लोग इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कन्या रत्नं गृहे शुभं स्नेह सारंग दया दयामयम लक्ष्मी रूपा सदा पूज्या मंगलं कुलवर्धनम। अर्थात कन्या घर की एक अनमोल रत्न है जो प्रेम और दया की साकार मूर्ति होती है। वह लक्ष्मी का स्वरूप है और सदैव पूजनीय होती है, जो परिवार के लिए मंगलकारी और समृद्धि लाने वाली होती है। तो चलिए दोस्तों, इस कुंडली की विवेचना करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह कुंडली किस लग्न में है। तो यह कुंडली कुंभ लग्न में है और इसके स्वामी शनि 7वें घर में बैठे हैं, सिंह राशि में। देखिए, इसको इस तरह देखते हैं कि लग्न में 11 लिखा है अर्थात कुंभ लग्न है, और 7वें घर में 5 लिखा अर्थात ये सिंह राशि में है, और यहाँ शनि बैठे हैं मरकरी के साथ। तो इसका विवेचना हम लोग सबसे पहले देखते हैं। शनि जो होता है वो धीमा ग्रह होता है, धीरे चलता है। तो इस प्रकार इसका विवेचना हम लोग इस तरह करेंगे। यदि कुंभ लग्न पर शनि और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति व्यवहारिक, बुद्धिमान और दीर्घकालिक सोच वाला होगा, लेकिन वैवाहिक और पारिवारिक संबंधों में संवाद की कमी रहेगी। विलंब और भावात्मक कठोरता आ सकती है। करियर और व्यापारिक दृष्टिकोण से यह योग स्थिरता और समझदारी बढ़ाएगा, परंतु निर्णय लेने में अधिक विचारशीलता आवश्यक होगी। शनि का उपाय इनको करना चाहिए। शनि के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शनिदेव की उपासना करें। बुध के लिए बुधवार की हरी चीजों का दान करें और गणपति जी की पूजा करें। संबंधों में संवाद बनाए रखें और अनावश्यक संदेह व आलोचना से बचें। तो दोस्तों, यह था इनका लग्न का अर्थात पहला घर का विश्लेषण। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे इनके विभिन्न घरों पर, चूंकि कन्या है और हर माता पिता की चिंता होती है। तो मैडम, इनके लिए क्या है कि इनका जो कुंडली का विश्लेषण होगा, अगला हमारा पाठ, वो इनके धन भाव के लिए मैं करूंगा। साथ में व्यय भाव, आय भाव, आय और व्यय होने के बाद जो कुछ बचता है उससे धन आता है। इसके सुख का भाव भी हम लोग देखेंगे, और इसके बाद शिक्षा वाला भाव भी देखेंगे कि और भाग्य वाला भी भाव देखेंगे, और ताकि हम लोग जान सकें इनकी शिक्षा कैसे रहेगी। शिक्षा होने के बाद ये किस काम में लगेंगे, और वहाँ से आय होगा और व्यय भी होगा, और उसके बाद क्या बचता है वो उससे धन भाव क्रिएट होता है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आय आय नहीं, कर्म कर्म का भाव। कर्म का भाव यहाँ पर है वृश्चिक राशि में, और कर्माधिपति माने इस भाव के मालिक जो है सुख के भाव में बैठे हुए हैं मंगल, जो मेष वृष राशि में बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये अपने कर्मों से सुख पाएंगे, जो कि शुभ भाव में है। कर्म जो इसका ऐसा होगा कि अब सवाल ये उठता है कि कर्म कैसा होगा। कर्म बैठा है माने कर्म का जो मालिक है वह बैठा है मोक्ष भाव में। तो आइए, काफी रोचक विवेचना होगी। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या इनकी ग्रह दशा कहते हैं। तो मीन राशि का धन भाव यह दर्शाता है कि व्यक्ति के धन संग्रह में आध्यात्मिकता, दान पुण्य और मानवीय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। धनेश, धन भाव का मालिक जो गुरु होते हैं, वो व्यय भाव में राहु के साथ स्थित है, जो संकेत करता है कि धन का व्यय विदेश, आध्यात्मिक कार्यों और अप्रत्याशित खर्चों में हो सकता है। तो अर्थात इस कुंडली में मैं एक चीज मैं देख पा रहा हूं कि आय आय का स्वामी भी गुरु है, जो व्यय के भाव में बैठा है, और धन के भाव भी गुरु है, वो भी आपके व्यय भाव में बैठे हैं।
मतलब आप जितना कमाएँगे, वो मैक्सिमम आपका व्यय होगा और जितना एकत्रित होगा, वो भी आपका उसी में जाएगा। तो व्यय भाव जो है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ तक खर्चीला कम से कम बने। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आगे की स्थिति। व्यय भाव, सबसे पहले व्यय भाव देखते हैं। व्यय भाव पर जो मकर राशि में है और उस पर सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। व्यय भाव का स्वामी शनि सिंह राशि में 7वें भाव में स्थित है। इसका विश्लेषण करते हैं। व्यय भाव का स्वामी शनि 7वें भाव में सिंह राशि में स्थित होने से व्यक्ति को वैवाहिक जीवन, साझेदारी और आर्थिक मामलों में धैर्य और सावधानी की जरूरत होगी। इनका मैक्सिमम धन इसी में खर्चा होगा। यह स्थिति विदेश यात्रा, व्यापार और कानूनी मामलों से जुड़े व्यय को बढ़ा सकती है। चूंकि ये शनि भी सिंह राशि के स्वामी जो हैं वो सूर्य होते हैं। सूर्य जो है वो रोग ऋण रिपु वाले भाव में बैठा है, अर्थात 6ठे भाव में बैठा है। वहां से 7वीं दृष्टि या आपके व्यय भाव को दे रहा है, जिसके कारण ये व्यय को और तेज करेगा। और यदि शनि शुभ दृष्टि में रहे तो व्यक्ति को विदेश यात्रा से लाभ होगा, विदेश से लाभ होगा और दीर्घकालिक व्यापार में सफलता पा सकता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि व्यय भाव तो हमने देख लिया। अब आइए चंद्रमा, जो कि पराक्रम भाव में, थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस के बारे में देख लें। तीसरे भाव में चंद्रमा होने से व्यक्ति साहसी और आत्मविश्वासी होगा। यह निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है और व्यक्ति को जोखिम लेने में सक्षम बनाता है। लेकिन मेष राशि में चंद्रमा आवेगशीलता भी ला सकता है, जिससे जल्दबाजी में लिए गए निर्णय कभी कभी हानि भी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, सभी फलादेश को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप भी देख सकते हैं और जिनके लिए मैं बनाया है वो भी देख सकते हैं। तो इसका संभावित फलादेश ये है, व्यक्ति बुद्धिमान और स्वतंत्र विचारों वाला होगा, लेकिन अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होगी। धन संपत्ति आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन कुछ अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है। कैरियर और घर, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन घर संपत्ति से जुड़े निर्णय सोच समझ कर लेने चाहिए। साहस और पराक्रम, व्यक्ति साहसी और आत्मनिर्भर होगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना आवश्यक है। स्वास्थ्य, माता के स्वास्थ्य को ध्यान रखने की आवश्यकता है और मानसिक तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन लाभकारी होगा। यदि किसी विशेष क्षेत्र में गहराई से विश्लेषण चाहिए तो अन्य ग्रहों की स्थिति और दशाओं को भी देखना आवश्यक है। अब आइए, तो इस प्रकार हम लोग थर्ड हाउस को भी देख चुके हैं। आइए देखते हैं अब चौथे भाव का विश्लेषण करें। चौथा घर, अर्थात ये वाला घर चौथा, यहाँ 2 लिखा हुआ है लेकिन है ये चौथा घर। देखिए, जैसे 1 2 3 4, ये चौथा घर है। यहाँ मंगल बैठे हैं। मंगल बैठे हैं वृष राशि में। वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो शुक्र भी यहाँ बैठे हैं 5वें भाव में, अर्थात धर्म त्रिकोण में। तो इस प्रकार इनका जो शुभ भाव होगा वो धार्मिक वातावरण में होगा। चौथा घर जो होता है वो माता का भी घर होता है, और साथ में माता का घर होता है, भूमि वहन वाहन का घर होता है। भूमि भवन और वाहन का घर होता है। तो इस प्रकार मंगल सेनापति के रोल में होता है। मंगल जो होता है काफी ऊर्जावान होता है और यह आपको समुचित मात्रा में भूमि वाहन उपलब्ध कराएगा समय आने पर। और साथ में मंगल चूंकि शुक्र के घर में बैठा है, चूंकि इस घर का मालिक शुक्र है और मंगल यहाँ बैठा है, तो इसका मतलब है मंगल बहुत मजबूत तो नहीं होगा। मंगल को भी हमें मजबूत करने के उपाय करने चाहिए। लेकिन मंगल चूंकि शुभ भाव में बैठा है, मंगल एक उत्तेजक ग्रह है, अग्नि प्रधान तत्व से जुड़े हैं, ऊर्जावान ग्रह हैं, इसलिए आपको सभी सुख सुविधाओं से युक्त कराएगा। और चूंकि इस भाव के स्वामी शुक्र धर्म त्रिकोण घर में बैठे हैं 5वें घर में, तो इस प्रकार सुख तो मिलेगा आपको। और इसके बाद हम लोग आते हैं 5वें घर पर।
5वां घर जो है वो मिथुन राशि में शुक्र बैठे हैं और इस घर के स्वामी बुध जो है वो 7वें घर में बैठे हैं। इसका विवेचना किस प्रकार होता है, क्या फल आपको मिलेगा? 5वां भाव बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध, रचनात्मक और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मिथुन राशि में का 5वां भाव में संकेत करता है कि व्यक्ति की सोच चतुर, संवादशील और विश्लेषणात्मक होगी। शुक्र की यहाँ स्थिति प्रेम संबंधों को रोमांटिक और आकर्षक बनाती है। व्यक्ति कलात्मक गतिविधियों, मनोरंजन और साहित्य में रुचि रख सकता है। पंचमी अर्थात पंचम घर का मालिक बुध 7वें भाव में शनि के साथ स्थित है सिंह राशि में। बुध का 7वें भाव में होना दर्शाता है व्यक्ति अपने रिश्तों में तर्कशील होगा और वैवाहिक जीवन में संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सिंह राशि में बुध व्यक्ति को बोलने में प्रभावशाली और आत्मविश्वासी बनाता है। शनि के साथ बुध होने से निर्णय लेने में कभी कभी संकोच या देरी हो सकती है, विशेषकर विवाह या साझेदारी के मामलों में। संतान की योजना या शिक्षा में भी किसी कारणवश देरी या कठिनाई हो सकती है। तो दोस्तों अब आते हैं षष्ठ भाव में। छठा भाव रोग ऋण रिपु का भाव होता है। यहाँ पर सूर्य केतु के साथ कर्क राशि में बैठे हैं और तृतीय भाव में स्थित चंद्रमा षष्ठेश का विश्लेषण मतलब अर्थात इस भाव षष्ठेश छठा घर का जो स्वामी है, चूंकि ये कर्क राशि में है, इसके स्वामी चंद्रमा होती है, वो तृतीय भाव में है। तो षष्ठ भाव और इसका महत्व जैसा मैंने आपको बताया, या कुंडली में ऋण रोग ऋतु शत्रु प्रतिस्पर्धा, छठा भाव प्रतिस्पर्धा का भी घर है और संघर्ष का है, मुकदमेबाजी का है, सेवा का है और कार्य क्षेत्र से संबंधित होता है। यह भाव जीवन में आने वाली चुनौतियों और व्यक्ति को के उससे निपटने की क्षमता को दर्शाता है। यहाँ पर सूर्य और केतु षष्ठ भाव में कर्क राशि में प्रभाव देते हैं। क्या देते हैं? सबसे पहले स्वास्थ्य पर प्रभाव, चूंकि ये रोग का घर होता है तो किस प्रकार आपका रोग हो सकता है वो पहले जान लीजिए। कर्क राशि, चूंकि छठा भाव का जो राशि है वो कर्क है, वहां पर जल तत्व, कर्क राशि जल तत्व से संबंधित होता है और यहाँ पर सूर्य और केतु बैठे हैं जो अग्नि प्रधान ग्रह हैं, यहाँ स्थित होते हैं तो पाचन संबंधी समस्याएं होंगी, एसिडिटी होगा, गैस्ट्रिक समस्या होगा या जल संबंधी रोग जैसे कफ, जुकाम, त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं। मानसिक अस्थिरता होगी। केतु के प्रभाव से मानसिक तनाव और आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। सूर्य आत्मसम्मान के कारक हैं और केतु के साथ होने से व्यक्ति कभी कभी आत्म संशय में पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य आत्मसम्मान दिलाता है लेकिन साथ में केतु हो जाने पर व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा। हृदय और रक्तचाप, सूर्य हृदय से जुड़ा ग्रह है और केतु के साथ होने से उच्च या निम्न रक्तचाप, अनियमित धड़कन और हृदय संबंधी तकलीफें हो सकती है। अब आइए शत्रु और प्रतियोगिता पर प्रभाव। गुप्त शत्रु और अदृश्य बाधाएं रहेंगी, क्योंकि केतु रहस्यों और गुप्त चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए शत्रु खुले तौर पर विरोध करने के बजाय गुप्त रूप से समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। व्यक्ति को दुश्मनों की चालों को समझने में कठिनाई हो सकती है। मुकदमेबाजी और सरकारी मामलों में रुकावट, सूर्य सरकार का प्रतीक है और केतु के साथ होने से सरकारी मामलों, टैक्स, कानूनी विवाद या प्रशासनिक अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके बाद कैरियर और कार्य क्षेत्र पर प्रभाव। सरकार की या प्रशासनिक कार्यों में बाधा, यदि व्यक्ति सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, चिकित्सा या अनुसंधान क्षेत्र में कार्यरत है तो संघर्ष और देरी संभव है। गुप्त ज्ञान और शोध से जुड़े कार्य, केतु रहस्यमय ज्ञान, ज्योतिषी, तंत्र मंत्र, शोध और गूढ़ विषयों का कारक है। यदि व्यक्ति इन क्षेत्रों से जुड़ा है तो उसे सफलता मिलती है। और सेवा क्षेत्र में सफलता, षष्ठ भाव सेवा का भी भाव है, अर्थात स्वास्थ्य, समाज सेवा, ज्योतिषी, मनोविज्ञान और गुप्तचर सेवा में रुचि हो सकती है। अब षष्ठ भाव के स्वामी का तृतीय भाव में प्रभाव यह होता है कि साहस और आत्मविश्वास भरपूर होता है। भावात्मक अस्थिरता रहेगी। चंद्रमा तृतीय भाव में होने से व्यक्ति साहसी तो होता है, लेकिन यह स्थिति कभी कभी मानसिक अस्थिरता भी ला सकती है। लेखन, संचार और यात्रा में रुचि रहेगा। रिश्तों और सामाजिक जीवन प्रभाव, भाइयों और मित्रों संबंध, नजदीकी दोस्तों से भावात्मक लगाव रहेगा, लेकिन कभी कभी उनसे मतभेद भी हो सकते हैं। यात्रा से लाभ,
तृतीय भाव छोटी यात्रा को कारक है और इस स्थिति में व्यक्ति ये यात्रा के दौरान लाभ प्राप्त कर सकता है। अब कुछ उपाय आपको करना चाहिए, सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएँ और केतु के लिए, चंद्रमा की शांति के लिए शिव जी की पूजा करें और गुप्त शिव जी की पूजा करने से मतलब है कि उन पर भी जल चढ़ाएँ। गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। गले में चांदी के चंद्रमा धारण करें। मोती रत्न धारण करने पर किसी से जांच करा लें। अपनी माता से अच्छे संबंध बनाए रखें और उनसे आशीर्वाद लें। तो ये था छठे भाव का फल। षष्ठ भाव पर गुरु और राहु की सातवीं दृष्टि भी पड़ रही है। षष्ठ भाव रोग, ऋण और शत्रु और प्रतिस्पर्धा से जुड़ा है। गुरु की दृष्टि से व्यक्ति को संघर्ष से लड़ने की शक्ति मिलेगी और विपरीत परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता होगी। राहु की दृष्टि यह संकेत देती है व्यक्ति को अपने शत्रुओं और कानूनी मामले में सतर्क रहना चाहिए। अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। तो इस प्रकार छठा घर भी पूर्ण हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि भाग्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 चीज इस बच्चे के लिए जरूरी है। भाग्य 9वां घर तुला राशि में स्थित है। भाग्य भाव किसी व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, उच्च शिक्षा, धार्मिक झुकाव और दीर्घकालिक सफलता को दर्शाता है। तुला राशि एक संतुलित और कूटनीतिक राशि को दर्शाती है, जिससे जातक में न्यायप्रियता, कूटनीतिक सोच और संतुलन बनाए रखने की क्षमता होगी। और इसके जो भाग्येश, भाग्य घर का स्वामी शुक्र है, जो पंचम भाव में मिथुन राशि में स्थित होना है और इससे शिक्षा और रचनात्मकता में सफलता को दर्शाता है। भाग्य प्रबल रहेगा, विशेषकर शिक्षा और कला संबंधी क्षेत्रों में अधिक अवसर मिल सकते हैं। शिक्षा भाव में मिथुन राशि में शुक्र की स्थिति संचार बुद्धि या स्थिति संचार बुद्धि और तर्कशीलता को बढ़ाता है। शुक्र में पंचम भाव होने से रचनात्मक क्षेत्र, फैशन डिजाइनिंग, कला और बिजनेस मैनेजमेंट में सफलता मिल सकती है। जातक का जो झुकाव व्यवसायिक, शिक्षा, संचार या कूटनीतिक क्षेत्रों में हो सकता है। तो ऐसा है कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि शिक्षा का कोई एक घर नहीं होता है। चौथा घर भी शिक्षा का होता है, दूसरा भी होता है। दूसरा प्रारंभिक शिक्षा का होता है, चौथा घर जो होता है वो मिडिल एजुकेशन का होता है, पांचवा घर जो होता है वो आध्यात्मिक शिक्षा का होता है, नौवां घर जो होता है वो उच्च शिक्षा का होता है। तो इस प्रकार इसके शिक्षा के कई स्रोत हैं, कई घर हैं। अब क्या है कि इनको किस दिशा में जाना है, अगर जिस दिशा में जाने की सोचेंगे वो घर एक्टिव हो जाएगा। इनके लिए फैशन, चूंकि शुक्र पंचम भाव में है, पंचम भाव में शिक्षा का घर होता है, तो शुक्र जो होता है, शुक्र जो होता है वो ऐश्वर्य का घर है, इसलिए फैशन डिजाइनिंग, कला या बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं, यहाँ इनको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा इनको जो है मंगल जो सातवें दृष्टि डाल रही है 10वें घर में, तो 10वां घर करियर का होता है, उस पर मंगल की दृष्टि पड़ती है। तो मंगल की दृष्टि के कारण, मंगल जो कि लाल घर है और तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ घर है, तो यह तकनीकी क्षेत्र 2 तरह का होता है, एक मेडिकल होता है, इंजीनियरिंग होता है, दोनों में से ये किसी में जा सकता है बच्चा। अगर इंजीनियरिंग की संभावना है तो हम लोग देखते हैं मंगल दसम दृष्टि पर, दसम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जिससे तकनीकी क्षेत्र में झुकाव बन सकता है। पंचम भाव का स्वामी बुध सप्तम भाव में शनि के साथ है, जिससे गणित, विश्लेषण और तार्किक क्षेत्र में कुशलता होगी। आपका गणित भी अच्छा है। और यदि जातक इंजीनियरिंग की ओर जाती है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग ज़्यादा अनुकूल होगी। अब देखते हैं मेडिकल क्षेत्र में संभावना। चूँकि इस बच्चे के माता से बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि मेडिकल में ये ज़्यादा रुचि ले रही है, तो वो भी देखते हैं। दसम भाव वृश्चिक राशि में है, जो चिकित्सा और अनुसंधान का भाव है। वेरी गुड, आपके लिए तो शुभ है, चिकित्सा और अनुसंधान के लिए भी शुभ है। मंगल की दृष्टि और राहु और गुरु का प्रभाव षष्ठ भाव पर दृष्टि है, तो इसके कारण यह देखा जाता है कि मेडिकल रिसर्च, फार्मेसी या सर्जरी से जुड़े क्षेत्रों में सफलता दिला सकता है। यदि जातक मेडिकल क्षेत्र में जाता है तो सर्जरी, आयुर्वेद या रिसर्च से जुड़े विशेष अधिक अनुकूल होंगे। अब हम लोग ये देखते हैं, इनका एक बार इनकी कुंडली पर नजर डालिए।
तो ये भी देखते हैं कि इनका जो आय होगा ये जो है खर्च वाले भाव में से भी होगा, और खर्च वाला भाव जो है वो लंबे अस्पताल का भाव है। तो लंबा अस्पताल से आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति लंबे समय पर अस्पताल में रहेगा। अब अस्पताल में 2 ही भाव में रह सकता है, चाहे तो वहाँ भर्ती होके रह सकता है, और या नहीं तो वो अस्पताल में काम करता हो। तो इस प्रकार इनका जो मेडिकल वाला योग है, चूँकि आय भाव का स्वामी जुपिटर व्यय भाव में बैठा हुआ है, तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि यह व्यय भाव जो है सिर्फ व्यय भाव ही नहीं है। यह जो भाव है, यह कई तरह की चीज़ों को दाता है, जो इनको आप इस प्रकार देख सकते हैं कि व्यय भाव से यह स्थान जो होता है, वो सिर्फ व्यय का नहीं है, अपितु कई चीज़ों का कारक है। और इस प्रकार इसमें मेडिकल रिसर्च भी आता है, फार्मेसी भी आता है। तो इस प्रकार इनके लिए मेडिकल का जो क्षेत्र है वो भी अच्छा रहेगा। मेडिकल सर्जरी भी एक उपयुक्त विकल्प हो सकते हैं। तो जातिका के लिए परामर्श ये है कि बेटा ऐसा है कि आपके लिए कई क्षेत्र बन सकते हैं आपके आगे की पढ़ाई के लिए। अब कर्म आपको करना है। आप जो भी चीज़ लेंगे वहाँ सफल होंगे। आप चाहे तो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, तो आपका इंजीनियरिंग वाला भाव एक्टिवेट हो जाएगा। आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। और अब आ जाइए सुख विचार, सुख भाव। चतुर्थ भाव में स्थित मंगल और उसकी सप्तम दृष्टि का दसम भाव पर प्रभाव है। चतुर्थ भाव सुख भाव है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि माता, घर, वाहन, संपत्ति सब मिलेगा इसी भाव से। अब चूंकि मंगल यहाँ बैठा है, इसलिए चतुर्थ भाव में स्थित होने पर माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, या माता पुत्री के बीच कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अब मंगल यहाँ बैठा है तो आत्मविश्वास और साहस होगा। व्यक्ति आत्मनिर्भर, साहसी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होता है। भावात्मक अस्थिरता रहेगी। कभी-कभी यह स्थिति गुस्से की प्रवृत्ति को बढ़ा सकती है। संपत्ति और वाहन आपको ठीक मिलेगा। मकान में चूँकि मंगल यदि अशुभ स्थिति होती है, तो मंगल अशुभ स्थिति नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दुर्घटना से बचना है, क्योंकि मंगल की उग्रता के कारण वाहन दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाएँ, या वाहन पर बैठे तो सावधानी पूर्वक बैठें। रोड पर चलना है तो संभल के चलें, क्योंकि ऐसे योग बन सकते हैं या बन रहे हैं। मंगल की से का उपाय आपको करना चाहिए। मंगल हर दिन आपको एक काम अपने आदत में डाल लीजिए, ना स्नान करने के बाद कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। आपका सब चीज़ ठीक होगा। 11वां भाव जो कि आय का भाव है, धन संपत्ति, इच्छाओं की पूर्ति, मित्रों और सामाजिक नेटवर्क का भाव है, और इसका स्वामी धनु है, जो कि आपके 12वें भाव में बैठा है। आर्थिक उन्नति, धनु राशि का प्रभाव व्यक्ति को आर्थिक उन्नति देता है और अच्छी स्थिति प्राप्त करा सकता है। न्यायप्रियता और नैतिकता, आय के साधनों में पारदर्शी होती है, पारदर्शिता रहेगी, लेकिन कभी-कभी नैतिकता और व्यावहारिकता के बीच संघर्ष हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर भी मिलेंगे आपको। धनु राशि विस्तारवादी होता है, इसलिए विदेशों से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और 11वें भाव के स्वामी 12वें भाव में है, तो जिसके कारण आपको 12वां भाव व्यय, हानि, विदेश यात्रा, आध्यात्मिकता, अस्पताल, परोपकार और अज्ञात स्थानों से जुड़े कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जब 11वें भाव का स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में होता है, तो इसके कई तरह के प्रभाव जैसे देखते हैं। आर्थिक प्रभाव, आय के अप्रत्याशित स्रोत बनते हैं। कभी-कभी एकाएक बहुत तेज़ी के साथ आपका आय होगा, और कभी-कभी अचानक कम हो सकता है। विदेशों से आय मिलेगी, गुप्त आय के योग भी हैं। गुप्त आय का मतलब है शेयर बाज़ार, क्रिप्टो करेंसी, रिस्क, रिसर्च वर्क से धन लाभ हो सकता है।
व्यय अधिक होगी, जितनी आय होगी उतने ही व्यय होंगे, कभी-कभी अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बचत में कठिनाई होगी। अनैतिक तरीकों से आय के संकेत हो सकते हैं, यदि बृहस्पति कमज़ोर है, तो व्यक्ति गलत साधनों से धन अर्जित कर सकता है, जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। करियर और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पर प्रभाव। शिक्षा, शोध और अध्यात्म से जुड़े कार्य आपके लिए हो सकते हैं। तो इस प्रकार बचा आपके कुंडली का हमने एक विवरण विश्लेषण करने का प्रयास किया है। आप अपनी बातों को मिलाएँ। ये सारी बातें मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।